नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आईसीजे का पहला स्वदेशी प्रदूषण पोत शामिल, गोवा शिपयार्ड में ऐतिहासिक समारोह, रक्षा मंत्री की बड़ी मौजूदगी दर्ज। सम्राट चौधरी का नाम लेकर युवक की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, कटर से उंगली काटने की दी धमकी, खुद को बताया भाजपा विरोधी, वीडियो में पुलिसकर्मी की मौजूदगी का दावा, प्रशासन में हड़कंप। हजीरा में डीजल चोरी रैकेट का भांडाफोड़, जहाजों से अवैध डीजल निकालने का खुलासा, झींगा फार्म तक पहुंच रहा था चोरी का डीजल। उन्नाव में कथित धर्मांतरण का आरोप, प्रार्थना सभा को लेकर गांव में हंगामा, यूपी में फिर धर्मांतरण का मामला आया सामने, उन्नाव में ग्रामीणों का जोरदार विरोध। लसकाना में नकली घी का कारखाना पकड़ा गया, सोयाबीन ऑयल से बन रहा था मिलावटी घी, आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा शिपयार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के कमीशनिंग समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाजों में से पहले जहाज समुद्र प्रताप का औपचारिक शुभारंभ किया, जो समुद्री पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी सनसनी फैल गई है। वायरल वीडियो में दबंग किस्म का एक व्यक्ति युवक की बेरहमी से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दौरान वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए खुलेआम धमकी देता है। वीडियो में लाल रंग की हुडी पहने युवक को काले ब्लेजर में मौजूद शख्स लगातार थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो कहता है कि हाथ में चोट लगी तो और मरेगा। गाली गलौज करते हुए वो युवक से उसके रहने की जगह पूछता है, जिस पर बोरिंग रोड का नाम जब सामने आता है तो आरोपी सम्राट चौधरी का नाम लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और खुद को भाजपा विरोधी बताता है। यही नहीं, उसके हाथ में कटर भी दिखाई दे रहा है, जिससे वो युवक की उंगली काटने की भी उसको धमकी देता है। कमरे में 2 अन्य लोग भी मौजूद बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक खाकी रंग की पैंट पहने व्यक्ति को पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और प्रशासन पर कार्यवाही का दबाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचाने के लिए काफ़ी है कि क्या प्रशासन का खौफ नहीं है, क्या पुलिस का खौफ नहीं है कि इस तरह से युवक की पिटाई जो है वो हो जाती है और वीडियो जो है वायरल हो जाता है, उसके बाद संज्ञान लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से भी कई तरीके के सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। और एक बड़ा मामला सुबह सामने आया, जिससे कहीं ना कहीं सबको हैरानी हुई है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला है ये दिल्ली दंगों को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली दंगों को लेकर आरोपी पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया गया है। अब इसको लेकर बीजेपी का बयान सामने आया है। क्या कुछ बयान है, पहले वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे, मगर उससे पहले बयान सुनिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। जो लोग भारत को टुकड़े टुकड़े करने का सपना देख रहे हों, षड्यंत्र बुन रहे हों, मकड़ जाल बुन रहे हों, योजनाएं बना रहे हों, चिकन नेक से काटेंगे, यहां से काटेंगे, वहां से काटेंगे, उन लोगों का जेल में रहना, उन पर कठोर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देश सबसे ऊपर है, देश की एकता, अखंडता, देश की प्रभुसत्ता, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। और न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। ऐसे लोगों की जगह कठोर कारावास है।
जी, तो ये आप सुन रहे थे सीधे तौर पर बीजेपी महासचिव को, जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है, जिसमें वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिन लोगों की बेल जो है खारिज की गई है उनको जेल में ही रहना चाहिए और कार्यवाही होना उनके ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की एकता और प्रभुसत्ता जो है वो सबसे ऊपर है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक कुशवाहा, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि तकरीबन 1 साल तक अपील करने पर भी रोक जो है वो लगा दी है। अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है दीपक? आपकी आवाज जो है वो हमें नहीं मिल पा रही है दीपक। देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कई तरीके के देश के खिलाफ कृत्य करने के गंभीर आरोप लगे और काफी समय से ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। उमर खालिद की बात की जाए तो लगातार उन्होंने अपील भी की, मगर उनकी अपील बार बार खारिज होने के बाद अब एक बड़ा फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि 1 साल अपील भी अब नहीं कर पाएंगे ये, और 5 आरोपियों को जो है वो बेल मिल चुकी है। इस मामले में ये कहा जा रहा है 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते, यानी 1 साल तक अभी इन दोनों को ही जेल की सलाखों के पीछे काटने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंसा भड़की थी, इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 750 से ज्यादा एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। दीपक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दीपक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दीपक, क्या जानकारी है आपको ज्यादा मिल रही है इस पूरे मामले? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज। सर्वोच्च अदालत का इस मामले पर फैसला सामने आना अपने आप में हर किसी को चौंका रहा है, ऊपर से वो भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर जो फैसला दिया गया है वो हैरान कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज जिस तरीके से एक बड़ा फैसला सुनाया है, ये बिल्कुल दिल्ली के दंगों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में दंगा हुआ फरवरी के माह में 2020 में, और ऐसे में जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम और दूसरा जो उमर खालिद, ये 2 बड़े नाम जो है इस दंगे में निकल के सामने आते हैं। और उसके बाद क्योंकि लगातार इन पर ये आरोप लगे थे कि ये भड़काऊ भाषण और दंगों को भड़काने का जो पूरा आरोप जो है इन दोनों के ऊपर लगा था, हालांकि के साथ 5 अन्य आरोपी भी जो थे, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने आदेश के अंदर जो 5 अन्य लोगों को जो है जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इन दोनों को जमानत देने से जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना किया और ये भी कहा कि अभी 1 साल और जो है इनको अभी जेल के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि देखिए जब ये जो पूरा फैसला जो है वो अरविंद कुमार और एनवी अंजानिया की बेंच ने सुनाया है, लगातार इससे पहले भी ट्रायल के अंदर जो है पूरे मामले को सुना गया था। 10 दिसंबर को फैसला सुनाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो है फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और जो 7 आरोपी हैं, 7 आरोपी की तरफ से जो है एक याचिका लगाई गई थी जमानत को लेकर, और जिसमें अनुच्छेद 21 का भी व्याख्यान दिया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो है हमको याचिका के आधार पर जो हमको जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले की सुनवाई की, उसके बाद जो है आज जब ये फैसला आता है तो सिर्फ उमर खालिद और जो दूसरा व्यक्ति है आपका शर्जील इमाम, इन दोनों को जो है जमानत देने से मना कर दिया। बाकी 5 अन्य जो आरोपी है उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि देखिए 2020 में जब ये दिल्ली दंगा हुआ उसके अंदर 53 लोगों की मौत हुई थी, 253 से ज्यादा जो व्यक्ति जो है उसमें घायल हुए थे, और एक बहुत बड़ा मामला जो है दिल्ली के लिए खासकर बन के आया था। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे हुए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों की बात भी रखी कि दोनों लोगों के आधार पर जो है, क्योंकि सामने निकल के जो नाम इनका सामने आया था और उसके बाद जो पूर्ण रूप से जो इनकी संलिप्तता जो थी इस दिल्ली दंगे को भड़काने की रही थी, तो उसके नजरिए से भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया खासकर दिल्ली दंगे को लेकर। जी दीपक, ये जो मामला है ये अपने आप में
हैरान इसलिए भी कर देता है क्योंकि बहुत लंबे समय से उमर खालिद की तरफ से भी, शर्जील इमाम की तरफ से भी याचिकाएं जो है वो लगाई जा रही थी जमानत को लेकर। बार बार एक पक्ष जो है, जो लगातार इनके समर्थक रहा है, उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा जाता रहा है कि उमर खालिद के साथ अन्याय हो रहा है और तरह तरह की जो बातें हैं। लेकिन 5 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के दौरान, ये जो फैसला लिया गया इसमें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि बेशक ये जो अवधि है ये लंबी रही हो उनकी, लेकिन कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। जो हो रहा है जुडिशरी के मुताबिक हो रहा है। क्या जानकारी है दीपक? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने पूरा आदेश जब दिया उसमें 4 मुख्यतः बड़ी बातें रही। उसमें कहा, अदालत ने कहा कि अभियोजन और सबूतों दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपी की तुलना से अलग है और यही कारण है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो जमानत है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि बहस के दौरान एक लंबे समय तक जेल में रहना और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें भी जब दी गई तो वहां पर भी अनुच्छेद 21 के बारे में जानकारी दी, लेकिन क्योंकि इनकी संलिप्तता जो थी वो दिल्ली दंगों में काफी ज्यादा रही, इसके कारण भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। तीसरा जो बातें रही उसमें यूएपीए के एक खास कानून के तौर पर जो उनकी शर्तों के बारे में भी एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती थी, लेकिन राज्य की सुरक्षा और अखंडता को देखते हुए जो है उनकी जमानत की जो याचिका थी उनको खारिज कर दिया गया। हालांकि जो 5 अन्य आरोपी की बात करें जयंती, जिसमें गुलिफ्शा, फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों को नरमी नहीं आती। यानी अगर आप जमानत 5 अन्य आरोपियों के बारे में भी देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उनके आरोपों में कोई नरमी आएगी। हालांकि जमानत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में जो अपनी बातें रखती हुई आई है, खासकर दिल्ली दंगों को लेकर, तो ये जरूर माना जा रहा है कि इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है। कौन से और भी लोग होंगे, क्योंकि जब दिल्ली का दंगा हुआ उसमें तकरीबन देखिए 53 लोगों की मौत अपने आप में एक बहुत बड़ी जो संख्या है और ऐसे में क्योंकि 1 साल तक जेल के अंदर रहने पर उनसे पूछताछ भी लगातार जारी हो सकती है। तो ये जरूर माना जा रहा है क्योंकि जैसे भड़काऊ भाषण जब इन्होंने दिया और दिल्ली दंगों में जिस तरीके से इनकी संलिप्तता रही तो कहीं ना कहीं इनसे और भी जानकारियां मिल सकती है कि आखिर इनके पीछे कौन है। और यही कारण है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं और आपने देखा कि जेएनयू के अंदर से भी किस तरीके से विरोध की जो बात है वो लगातार समय समय पर निकलती रहती है। तो यही कारण है कि ये दोनों व्यक्ति को अगर जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं बाहर जो माहौल है वो भड़क सकता है और भी मामला जो है वो गंभीर हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। और जैसा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम अदालत ने ये बड़ा फैसला दिया जिसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्र की अखंडता से समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, ये भी बीजेपी का कहना है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली दंगे यानी 2020 का जो पूरा मामला था, लगातार उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए गए जिसने चौंकाया है, मगर ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है जो सर्वोच्च अदालत की तरफ से अब सामने आया है। खबर सूरत से, सूरत के डुमस और हजीरा समुद्री इलाके से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एसओजी पुलिस ने समंदर में चल रहे डीजल चोरी के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। कंपनियों के जहाजों से अवैध रूप से डीजल निकालकर बेचने का ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। एसओजी पीआई सोनारा को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने निजी बोट के जरिए समुद्र में कड़ी निगरानी शुरू की। देर रात डुमस के दरिया कांठे के पास एक संदिग्ध बोट को रोका गया जिसमें डीजल से भरे कई बैरल बरामद किए गए। कार्यवाही के दौरान आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से कई बैरल समंदर में फेंक दिए, जिन्हें स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। जांच में सामने आया कि चोरी का डीजल समुद्र के बीच बने एक झींगा फार्म में जमा किया जाता था। एसओजी को इस पूरे रैकेट में जहाजों के क्रू मेंबर्स और कंपनी के कुछ स्टाफ की मिलीभगत का शक है। मामले में काठा क्षेत्र के कुख्यात डीजल माफिया तेजस, राजू, अजय और जैमो के नाम सामने आए हैं। वहीं अजीत को बचाने के लिए रसूखदार लोगों के दबाव की भी चर्चा बताई जा रही है। इस कार्यवाही को लेकर डुमस, इच्छापुर और हजीरा पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर खींचतान भी सामने आई है। फिलहाल एसओजी पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। गवियल गाम तापी नदी
में जो केड़िया बैठे वहाँ पे ये लोग जो झाड़ी है वहाँ पे प्लास्टिक के बैरल में डीजल छुपा के रखते थे। वो डीजल ये चोरी किया हुआ होता था और यहाँ पे रख के वो लोग है माछीमारों को लोकल जो होते हैं उनको छूटक पहचान करते थे। तो एसओजी को इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ रेड की तो टोटल 10,65,000 रुपये का 14,200 लीटर और टोटल 71 बैरल कब्जे किए गए हैं। अभी जानवाजोग ली गई है और प्रारंभिक 3 जो शंकास्पद नाम मिले हो उनके नाम है राजेश पटेल, तेजस पटेल और जेमिस, और दूसरे भी जो नाम है वो भी पूछताछ में निकलेंगे। तो उन सब पे BNS 303(2), 316(3), 61(2), 287, 288 के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्यवाही करेंगे। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल के साथ संभल के थाना रायसत्ती और नसाखा थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। एसडीएम रामानुज, सीओ असमोली कुलदीप कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इस कार्यवाही में शामिल रहे। ये छापेमारी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लगभग 1.5 साल पहले भी इसी तरह का बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया था, ये प्रशासन का कहना है। और ये भी कहा गया कि इसमें कई मस्जिदों और मदरसों में बिजली की चोरी पकड़ी गई थी। उस अभियान के बाद मस्जिद और मदरसे की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जो है वो की गई थी और अब एक बार फिर से संभल में इस तरह की कार्यवाही की गई है। रायसत्ती क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहां कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहां अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहां परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। हाँ, एक मुस्तफा मस्जिद है, वहां पर भी बिजली चोरी मिली है और उन सभी को भी हम जिनको आइडेंटिफाई किया है उन सभी को देख करके एक साथ हम FIR दर्ज कराएंगे और दंड की कार्रवाई करेंगे। खबर उन्नाव से। उन्नाव जिले में कथित धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक हाल में पुरुषों और महिलाओं का धर्मांतरण जो है वो कराया जा रहा था और ये गतिविधि लंबे समय से चल रही थी। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला उन्नाव के बिछिया ब्लॉक के तार गांव का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने इस गतिविधि को लेकर पहले भी शिकायत की थी, मगर किसी तरह की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। मामला सामने आते ही इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित किया गया, लोगों को शांत कराया गया। प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले के प्रकाश में आते ही हिंदू संगठनों और आसपास के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। भाजपा नेता विमल द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईसाई धर्म से जुड़े कुछ लोग धर्मांतरण के नाम पर प्रार्थना कराते हैं और गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच दिया जाता है। इसके पीछे विदेशों से फंडिंग होने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया। गांव में स्थानीय लोगों की सूचना पर हिंदू संगठन के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर जाकर जो प्रार्थना के नाम पर हिंदू समाज का धर्मांतरण कराने का ईसाई मिशनरियों द्वारा कार्य किया जा रहा था, इसका विरोध किया गया है और वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है और जिला प्रशासन को तुरंत तत्कालिक सूचना दी गई है और इस तरह के कई कृत्य पूरे जनपद में चल रहे हैं और इसकी शिकायत हम सब लगातार करते आ रहे हैं। प्रार्थना के नाम पर जो गरीब तबका है उन लोगों को लालच देकर किसी न किसी दबाव कर देकर उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास निरंतर ये सब ईसाई मिशनरियां कर रही हैं और हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए ये एक स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे ये हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है। इसमें मैं जिला प्रशासन से माननीय योगी जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो प्रार्थना के नाम पर ये सभा करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं, इसको जिला प्रशासन पर इन पर बैन लगाना चाहिए।
कई मामले सामने आए हैं। इनको फंडिंग कहाँ से आखिर हो रही है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, किस तरह फंडिंग हो रही है? देखिए, ईसाई मिशनरियों को विदेशी फंडिंग जबरदस्त होती है और इनको कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति कहीं 3,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000 का लालच देकर ऐसे लोगों को, जो गरीब तबका है, जो रोजगार नहीं है जिन लोगों के पास, ऐसे लोगों को लालच देकर कि हम प्रार्थना के नाम पर आइए, वहां पैसा मिलेगा, पहले पैसा देते हैं, फिर उसको लालच देते हैं, फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की तस्वीरें घरों से हटाते हैं, गंगा जल हटाते हैं और उनको पूरी तरह से ईसाई मिशनरियों के द्वारा जोड़ते हैं। ऐसे लोग तमाम हर गली अगर देखा जाए तो मैं उन्नाव में कई ऐसे लोग हैं जो किराए पर मकान लेकर ये प्रार्थना के नाम पर लोगों का एकत्रीकरण। सूरत में नकली खाद्य पदार्थों के गोरख धंधे पर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। ताजा मामले में शुद्ध घी के नाम पर नकली घी बेचने का कारखाना लस्काना इलाके से पकड़ा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर लस्काना पुलिस ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ संयुक्त छापेमारी की, जहां सोयाबीन ऑयल और वेजिटेबल ऑयल में घी का एसेंस मिलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान 319 किलो मिलावटी नकली घी, 856 किलो सोयाबीन और वेजिटेबल ऑयल, साथ ही घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला एसेंस और अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने कुल 2.11 लाख रुपए का जो पूरा सामान है वो बरामद किया है और मौके से कारखाना संचालक अल्पेश सांठलिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से बाजार में नकली घी की सप्लाई कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रहा था। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि नकली घी कब से बनाया जा रहा था और किन किन इलाकों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अदालत में आज सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले लालू यादव की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई रद्द करने की मांग की गई है। इसको लेकर सियासत अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। आगे वो ये भी कहते हुए नजर आए कि आईआरसीटीसी घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब मामला हो, ऐसे कई मामले हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। राहुल आनंद ने सवाल उठाया कि जब खुद लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं तो ये खुद चोरी ऊपर से सीना जोरी जैसा है। लालू यादव जी पे ये कोई जो घोटाले का जो आरोप लगाया है कोई नया आरोप नहीं है और ये तय भी हो चुका है। साथ ही साथ अगर देखा जाए लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में तो उस पर पूरा परिवार ही घोटाले पे है और वो जमानत पे बाहर है। आज एक पेपर में दिया जा रहा था कि हाईकोर्ट में अर्जी लगाए हैं लालू यादव जी कि उस सुनवाई को रद्द कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग चोर है वही अपनी वकालत कर रहे हैं, ये कहकर कि हमें बचा लिया जाए। और निश्चित रूप से न्यायालय से जो आदेश आएगा और जो कोर्ट जो आदेश सुनाएगा उसका हम सब सम्मान करेंगे। और लालू यादव जी को इस चीज़ को बताना चाहिए कि आज जो उनके पास जो अथाक संपत्ति है और जिसके वो वारिस बन बैठे हैं और अपने बच्चों को वो वारिस बना रखे हैं, वो कहां से अर्जित किए हैं और कैसे अर्जित किए हैं। साथ ही साथ ये भी उनको बताना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता था वो समाज को छोड़कर खुद इतना आगे कैसे बढ़ गया। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो लालू यादव जी के ऊपर संकोच की नज़र से देख रही है। कल इसका दूध का दूध और पानी का पानी भी हो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।